हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी या फिर लैंगिक समस्या हमें सताए तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं। हम किसी के पास जाके बोल नहीं पाते, खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले फिर एक बार साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषों में कमजोरी अगर हो तो अगर ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की जाए तो इसके लिए इस सर्जरी को करने के बाद कितने दिन तक, आपको कितने समय तक सामान्यतः हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है? डॉक्टर साहब, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी हो जाए उसके बाद कितने दिन रुकना है अस्पताल में? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबको बहुत क्यूरियोसिटी है। जी। एक तो इम्प्लांट क्या रहता है पता नहीं, और सबको लगता है भाई ये कितनी बड़ी सर्जरी है, क्या है। तो इन्हें हम कहते हैं क्या प्रिकॉशन है, क्या ड्यूरेशन है और पोस्ट ऑप कैसा फॉलो रहता है, सब हम एपिसोड में डेफिनेटली बताएंगे। देखो, बहुत बार आपको डर ये लगता है कि मुझे पूछना है, मुझे कोई रिलेटिव नहीं लाना है, मुझे किसको बताना नहीं है। ऐसा नहीं करते। कोई तो भी उसका क्लोज पार्टनर होगा तो पार्टनर या जो रिलेटिव है वो साथ में लगता है, कंसेंट देने के लिए, परमिशन लेने के लिए लगता है। सर्जरी डे केयर रहती है। समझो, एनेस्थीसिया एक तो जनरल या स्पाइनल देते हैं, कम से कम एक दिन हम सेफ्टी पर्पस के लिए हॉस्पिटल में उसको रुकाते हैं। वहाँ पे लोकल होगा तो इवनिंग में वो घर जा सकते हैं। लेकिन सेकंड डे को हम कैथेटर होगा तो वो निकाल के कोई एंजियो कैथ है, कोई पेन किलर, एंटीबायोटिक और प्रॉपर केयर देके उसे डिस्चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड्स में ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल होगा तो विद इन 24 आवर आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी सर्जरी कहा जाए तो सबसे पहले लोगों के मन में डर तो आता है, लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि कितनी सुरक्षित है। हाँ, तो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कितनी सुरक्षित है, सेफ है? डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखो, ये सेफ्टी रहती है उसकी फिटनेस के ऊपर, और जो तज्ञ विशेषज्ञ डॉक्टर है, सेक्सोलॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, जिसको इसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके हाथों में ही सेफ रहती है। बहुत बार कुछ एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन है, कुछ पेशेंट को डायबिटीज़ हो, बीपी हो, तो उसकी वजह से भी कुछ एसोसिएटेड कुछ इन्फेक्शंस है, फिर भी उसे कंट्रोल में लाके आप करोगे तो मैं इतना कहूँगा कि 95% से भी ज़्यादा कम्प्लीटली ये सेफ है। और 5% में कुछ हो भी गया तो उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और एक फ़ोन आ रहा है, बलबीर है छत्तीसगढ़ से, उनका कॉल लेते हैं। पूछिए, सवाल पूछिए बलबीर जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी सिकल सेल डिसीज वालों को कर सकते हैं क्या, बताएं? कौन से लोगों को? सिकल सेल डिसीज, करेक्ट? हाँ। अच्छा, ऐसा बहुत ही इंटरनेट से देख के नहीं वाला क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिकली होता है ऐसा सिकल सेल एनीमिया। काफी पेशेंट्स में बहुत बार आउट ऑफ इंडिया से मेरे पास आते हैं और उनका कहना ऐसा रहता है, सर मुझे ऐसा सिकल सेल है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है इसके अंदर। बहुत बार क्या रहते हैं, ये लोगों को स्मोकिंग की और ड्रिंकिंग की आदत रहती है। इवन ऑपरेशन के पहले दिन भी ये स्मोक करते हैं, तो वहाँ पे बहुत केयर लेनी पड़ती है इन्हें। उनको स्ट्रेस आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है ऐसे सिकल सेल एनीमिया में तो वहाँ पे जो सेल्स है या ऑपरेट करते वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन है या कुछ ब्लीडिंग है, ये सब केयर लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो प्रॉपर उनका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम,
प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करके एनेस्थीसिया का फिटनेस लेके डेफिनेटली उन्हें भी ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना आ जाए, क्योंकि स्ट्रेस आने की वजह से यहाँ पे ब्लड में चेंजेस होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड Yeah. में आपने पेनाइल इम्प्लांट के Yeah. प्रकार बताए Definitely, थे, सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट, तो इन्फ्लेटेबल है, जी correct, जी जी, yeah. तो सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट जो होते हैं, क्या इससे यूज करने से क्या अलग चीजें होती है, क्या असर हो सकता है, कंसील कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता हूँ कि देखो, इम्प्लांट होने के बाद में वो सेमी रिजिड है, मतलब क्या है, अपने हाथ से उसे हमें करते वक्त ऊपर करना है, एक्ट के वक्त, बाद में नीचे करना है। कुछ लोगों को डाउट ऐसा आता है कि ऐसा इरेक्ट रहेगा तो हमारे पैंट में से तो बाहर नहीं दिखेगा, या कुछ चलते वक्त तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो क्वालिटी इम्प्लांट रहते हैं उससे रहते हैं वहाँ पे हिंज, और हिंज रहने की वजह से उसे हम कंसीलिंग, मतलब अंदर उसे झुका के कंप्लीट पैक कर सकते हैं अपने इनर गारमेंट के अंदर। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक इम्प्लांट है जो हम बोस्टन कंपनी के या कंपनी के हिसाब से भी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहता है, जिससे मेमोरी होती है, तो खुद होके ऊपर नहीं आता, हमें मैन्युअली ऊपर करना है, तो डेफिनेटली इसे हम अच्छी तरह से कंसील कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है Yeah. इन्फ्लेटेबल Correct. पेनाइल इम्प्लांट्स हाँ. के बारे में। ये अगर लगा ले, ये इम्प्लांट हाँ. कर ले कोई, तो इससे क्या फायदे होते हैं? क्या देने कंपेयर टू ए सेमी जी, रिजिड और जी. इन्फ्लेटेबल? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो, ये वैरायटी कैसे डिपेंड करती है भाई, वो सामने वाले उसे मैनेज कर सकते हैं या नहीं। बहुत बार एक कॉस्ट में भी बहुत बड़ा फर्क रहता है, या बहुत बार सामने वाला व्यक्ति भाई उसे कुछ भी नहीं चाहिए, यानी मुझे थोड़ा भी नहीं दिखना चाहिए, तो ऐसे केस में उसके हमने कहा है कि उसके अंदर सिलेंडर रहता है हॉलो, जिसके अंदर रिजर्वायर से वाटर आता है, और स्क्रोटम के नीचे जहाँ पे टेसिस रहते हैं वहाँ पे एक बलून रहता है, वो प्रेस करेंगे तो इरेक्ट होता है, और बाद में उसे और एक बटन रहता है, उसे और प्रेस करेंगे टोटली डाउन होता है। तो यही फर्क है, यानी आपको दिखाई भी नहीं देगा, समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो अंदर के बाहर जो रिजर्वायर का वाटर आते रहता है, जैसा सेमी रिजिड में थोड़ा भी तो बाहर दिखता है, लेकिन इन्फ्लेटेबल में नहीं दिखता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसके बाद चंदना जी है, Yeah. बदलापुर से उनका लेते, कॉल है yeah. सर। चंदना जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते जी सर। हाँ, जी, नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों को कमजोरी के पेनल इम्प्लांट सर्जरी कितनी उम्र तक करते हुए जानकारी दीजिए। कौन से बारे में? पेनल इम्प्लांट सर्जरी कितनी उम्र तक करते हैं? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। यानी एज लिमिट क्या रहती है उसकी, और ये जायज है क्वेश्चन पूछना, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, भाई अभी तो ये छोटा है, इतने उम्र में कैसे करेंगे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ, आपने तो काफी सारी definitely, पेनाइल इम्प्लांट definitely, सर्जरी की काफी है, की है। आपने ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र के तो पेशेंट्स मेरी की सीरीज है? 22 साल से लेके मैक्सिमम 75 ओह। साल तक हमने की है। ओह। लेकिन उसके कारण क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जो यंग एज में किए हैं उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक हिस्ट्री, यानी कहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कट बैठा है, या कई कबार एक केसेस है जिसमें कि डॉग बाइट रहता है, ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली यंग एज में कर सकते हैं। और अडल्ट एज में नॉर्मली 50 साल से लेके 80 साल तक के इम्प्लांट हम कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज है, बीपी है, कोई वास्कुलर इंजरी है, वास्कुलर बहुत बार लीकेज रहता है, वेनस लीकेज, ऐसे केसेस है। तो डेफिनेटली उम्र की मर्यादा इसके लिए कोई नहीं है, लेकिन पर्सन टू पर्सन हिस्ट्री लेके उसकी यूटिलिटी क्या है वो देखते हुए हम इम्प्लांट कॉमनली 50 से लेके 80 साल तक आराम से कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, और अगर जब ये पेनाइल इम्प्लांट Yeah. सर्जरी करते हैं, तो क्या इसके दौरान ब्लीडिंग होने से Yes. कुछ कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं होती है? यस, ये जो क्वेश्चन आया था हमें कि उसमें जी, कितना हाँ, सेफ हाँ, है, हाँ। तो इसमें ऐड करता हूँ मैं। अच्छा। कुछ लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहते हैं, थोड़े एनाटॉमी भी अलग अलग रहती है। होता क्या है, बहुत बार वहाँ पे जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कुछ थिनिंग ब्लड के उनकी ट्रीटमेंट चालू है एलिमेंट की, या जो ऑपरेट करते वक्त डायलेशन करते वक्त कोई तो भी जो मेन वेसल रहती है, क्योंकि पेल्विस से जो सप्लाई आता है वही पेनल आर्टरी की तरफ या डॉर्सल आर्टरी या वेन की तरफ आता है। जब ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो, ऐसे केस में बहुत बार उसे प्रॉक्सिमल एम्बोलाइजेशन या लाइगेशन या एक्सप्लोशन लग सकता है, बहुत ही रेयर केस में लगता है। इसलिए यानी रेयर केस का कंपैरिजन हमने कॉमन केस से करते हुए डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कभी होगा तो उसे भी हम कंट्रोल में
ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेनाइल इम्प्लांट जैसी Yeah. सर्जरी अगर आप कर रहे हैं तो Yeah. काफ़ी सारी सावधानी Sure. जाहिर है डॉक्टर Definitely, बरतते हैं, definitely. उनकी टीम बरतती है। Yeah. लेकिन समझो कभी अगर हो जाए भूल चूक से कि Yeah. सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस Yeah, आ yeah, जाए या yeah. फिर कुछ कट बैठ जाए, Yeah. कुछ इंजरी, सर्जिकल Yeah, yeah, इंजरी correct, हो correct, जाए, correct. तो तब क्या करें? कभी कभी क्या हो इरोजन सकता है इरोजन क्या? होता है, जी, कभी जी, कभी जी। डेफिनेटली हम बोलेंगे क्या होता है जी। उसके अंदर। इसलिए तो पोस्ट ऑप केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, ओवर डायलिटेशन, या बहुत बार उसके अंदर हम डायलिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे इम्प्लांट जो फिटिंग है ओवर फिटिंग हो गया, तो ऐसे केस में वहाँ पे उसको सबक्यूटेनियस लेवल पे इरोजन होके वो बाहर भी निकल सकता है। तो ऐसे केस में हमें इम्प्लांट रिप्लेस करना है, और इम्प्लांट रिप्लेस करके वहाँ पे दूसरा इम्प्लांट हम डाल के जो भी वहाँ पे रेंट है, या बहुत बार कुछ इंजरी होती होगी उसको, कुछ यूरेथ्रा को, या कहाँ पे भी अंदर कट बैठा होगा, तो उसे हम प्रोसीजर अबेंडन करके वहाँ पे हम सूचर करके और इम्प्लांट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ केसेस में कैथेटर रख के ड्यूरेशन डिले करके बाद में भी हम सर्जरी कर सकते हैं। यानी ऐसे भी कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए डरने की डेफिनेटली जरूरत नहीं नहीं। है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी सेफ है, लेकिन सेफ हैंड्स में एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बिना डरे या बिना हिचकिचाए, जिसको इंडिकेटेड है और ये लास्ट ऑप्शन लेके ये सर्जरी करे और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करे। हमारा वाकई में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य, वो हेतु Definitely, हमारा सफल yeah. हो गया, ये हम कहेंगे, और इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफरे, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफरे जी से मिलना है, तो उनसे सलाह लेनी है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। उनका ऑफिस है, डॉक्टर साहब के सेंटर्स है थाने में, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर की ओपीडीज़ है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है आप पा सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब, वक्त हो चला यहीं पे रुकने का, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। तो समय हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस मिलेंगे नए सारे सवालों के साथ और नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।